Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और ये होने वाला है वन शॉट वीडियो पार्ट नंबर 4 जिसमें हम आपका लास्ट चैप्टर फॉर 12th क्लास साइकोलॉजी बोर्ड्स कवर करने वाले हैं. जी हाँ, so chapter 4, chapter 5, chapter 6 we have already covered in our previous one shot videos. जिन्होंने नहीं देखी है make sure आप उनको भी cover कर ले अपना syllabus completely cover करने के लिए. And in this video we are going to do your chapter number 7. आपका chapter number 7 हम cover करने वाले हैं. ये है आपके ग्राउंड रूल्स. जो लोग नए हैं इस लाइव स्ट्रीम में, यू प्लीज ट्राई टू फॉलो दीज ग्राउंड रूल्स. अपनी पानी की बॉटल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, वो तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि कुछ भी आपको नोट्स बनाने का मन करे आप तुरंत लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो जो आपको आंसर रिकॉल करने में हेल्प करेंगे. राइट. अपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को प्लीज नेक्स्ट 1 आवर के लिए मिनिमम बंद कर दो. 1 आवर का एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन दे दो. उसके बाद फिर बेशक आप अपना थोड़ा बहुत सोशल मीडिया या ब्रेक वगैरह ले लेना एंड देन सेल्फ स्टडी अच्छे से करना. So let us get started and let the game begin of our chapter number 7. तो जैसा कि जो लोग अभी तक लाइव स्ट्रीम देखते आ रहे हैं उनको पता है कि हम NCERT से ही डायरेक्टली पढ़ रहे हैं बिकॉज दीज आर वन शॉट वीडियोज. तो हम क्विकली बुलेट ट्रेन की स्पीड में सारी चीज़ें कवर करते जा रहे हैं एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप बुक पढ़ के पेपर देने गए हो. इसीलिए मैं इन वीडियोज में आपको डायरेक्टली NCERT बुक से चैप्टर करा रही हूँ और आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द टेक्स्ट बुक ताकि तुरंत आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पे जाए और कलर कोडिंग होके आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है रजिस्टर हो जाए. So are you all ready to begin with chapter number 7, the last chapter for your boards? And let us begin by first having a look at the syllabus कि क्या syllabus है chapter 7 का, मतलब क्या topics cover होने वाले chapter 7 में, right? तो ये है हमारा सिलेबस फॉर चैप्टर नंबर 7. बहुत ही छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं तो क्विकली हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं. हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, देन द नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स. क्या नेचर है, कैसे ग्रुप्स फॉर्म होती हैं, क्या होती हैं ग्रुप्स, क्या टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, एंड व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस दैट अ ग्रुप कैन हैव ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, जिसमें हम कवर करेंगे सोशल लोफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन को. और ये चैप्टर है आपका 7 मार्क्स का. तो मेक श्योर आप फुल अटेंशन पे करें एंड क्विकली हम इस चैप्टर को अब कंप्लीट करने वाले हैं. लेट मी जस्ट रिड्यूस द थिकनेस ऑफ दिस पेन एंड या सो चैप्टर है आपका सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस. यानी कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिन ग्रुप्स के हम पार्ट हैं, उनके क्या इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे ऊपर एज इंडिविजुअल्स और हमारे एज इंडिविजुअल्स ग्रुप्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. अपने क्लासमेट्स को भी बुलाना है तो इस स्ट्रीम में बुला लीजिए, उनके साथ लिंक शेयर कर दीजिए. दे कैन ऑल्सो व्यू एंड प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स. ओके. तो सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स. तो हमें पता होनी चाहिए ग्रुप की डेफिनेशन कि भाई ग्रुप जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर ही है वो है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप. सो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से आनी भी चाहिए और समझ भी आनी चाहिए. सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स. तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो होने ही होने चाहिए. एक इंसान की तो कभी ग्रुप होती ही नहीं, राइट. एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा लोग उस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के पार्ट होने चाहिए जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो और इंटरडिपेंडेंट हो. इंटरडिपेंडेंट यानी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है, दोनों को म्यूचुअली डिपेंडेंट होना चाहिए. जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, वैसे ही प्लांट्स डिपेंडेंट है हमारे ऊपर अपने फूड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, राइट. सो वो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. सो सिमिलरली ग्रुप भी एक पहली बात ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए. फिर दूसरी चीज़ क्या है कि उन इंडिविजुअल्स को एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए और इंटरैक्ट भी करना चाहिए आपस में. थर्ड चीज़ है दैट इन इंडिविजुअल्स का कोई ना कोई कॉमन मोटिव ज़रूर होना चाहिए जिसके टूवर्ड्स वो काम कर रहे हैं.
एंड दे शुड हैव अ रोल रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर्स। तो ग्रुप के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनका कुछ कुछ रोल होना चाहिए उस ग्रुप में काम करने का, एंड शुड हैव नॉर्म और द अनसेड अनरिटन अनस्पोकन रूल्स विच रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। तो जब आप किसी बड़ी सी डेफिनेशन को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में या ऐसे छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो आपके लिए उस पूरी डेफिनेशन को याद रखना समझना इजी रहता है। सो ये डेफिनेशन है ग्रुप की जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ग्रुप्स, तो उसके साथ आपको ऑटोमेटिकली, अगर वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको ऑटोमेटिकली मेंशन करने चाहिए, राइट। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? नंबर वन, ग्रुप जो है वो एक सोशल यूनिट होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को परसीव कर रहे हैं एज बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप के वो काफी ज्यादा आपको सिमिलर लगेंगे टू द ग्रुप्स डेफिनेशन दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? बेसिकली द फीचर्स ऑफ ग्रुप। क्या फीचर्स हैं ग्रुप के? तो ग्रुप में दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं और उन इंडिविजुअल्स को अपने आप को परसीव करना चाहिए एज बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप। सो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आनी चाहिए उनमें। सेकेंडली, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव कॉमन मोटिव्स, कॉमन गोल्स। तो कोई भी अगर ग्रुप है उसमें तीन चार लोग हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स एंड डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, तो उसे हम ग्रुप तो बोल ही नहीं सकते। ग्रुप तब होगी जब उनके कॉमन मोटिव होगा। जैसे आपके स्कूल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होगी, एक डांस सोसाइटी है, एक में भी म्यूजिक सोसाइटी है, एक आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी है, एक स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल की ग्रुप है, एक बास्केटबॉल की ग्रुप है। तो उन सारे लोगों का एक कोई ना कोई कॉमन गोल है। वॉलीबॉल वालों का एक कॉमन गोल है कि हमें वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करनी है, मैच वॉलीबॉल्स के जीतने हैं। डांस की सोसाइटी का एक कॉमन ग्रुप हो सकता है, डांस की ग्रुप का एक कॉमन मोटिव या एम हो सकता है कि हमको डांस की प्रैक्टिस करनी है, उसके कॉम्पिटिशन्स जीतने हैं। सो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका कोई ना कोई कॉमन मोटिव या कॉमन गोल जरूर होना चाहिए। Then the third characteristic or feature is it is a collection of individuals who are interdependent। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपस में वो लोग डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे किसी ना किसी चीज के लिए, तभी वो ग्रुप बनी रहेगी ना। अगर एक ही इंसान लिए जा रहा है तो दूसरा इंसान क्यों पार्ट रहेगा उस चीज का? वो चला जाएगा छोड़ के, राइट। The fourth characteristic is that individuals who are trying to satisfy a need through their joint association are part of a group। सो ज्यादातर क्या होता है कि हम जब भी किसी ग्रुप के पार्ट होते हैं तो हम अपनी कोई ना कोई नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो एक जॉइंट एसोसिएशन के थ्रू ही सेटिस्फाई हो सकती है और अकेले शायद नहीं हो सकती थी। डांस सोसाइटी के पार्ट हो, कहीं पे आपको डांस करने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, और वो एक ग्रुप कंपटीशन है। सो यू विल नीड मेंबर्स, आप अकेले नहीं जा पाओगे वहां पे। सो ग्रुप इन केसेस में भी फॉर्म होती है जब इंडिविजुअल अपनी कोई नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, जो कि किसी के साथ एसोसिएट होके ही हो सकती है कंप्लीट। इट इज अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट विद वन अनदर। अब ये जो इंटरैक्शन है एक दूसरे से ग्रुप मेंबर्स का, वो डायरेक्ट इंटरैक्शन भी हो सकता है कि आपस में बैठ के सब बातें करें, या फिर वो एक इनडायरेक्ट इंटरैक्शन भी हो सकता है कि अगर उस ग्रुप में कोई हायरार्की आ रही है तो मैं पहले अपने जो मेरे जो बॉस हैं उनको बोलूंगी, फिर वो बॉस सुपर बॉस को बोलेंगे मेरी बात। सो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बट कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन कीवर्ड है कि ये चीज होती है। एंड लास्टली, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुज इंटरैक्शंस आर डिजाइंड एंड आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स। और इन रूल्स को हम अक्सर क्या बोलते हैं? नॉर्म्स, क्योंकि किसी ने लिख के नहीं दिए कि आपको ऐसा ही बिहेव करना है, बट वंस यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप यू ऑटोमेटिकली बिहेव इन दैट मैनर। तो ये आपको जो है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या 6 फीचर्स ग्रुप के पता होने चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो काफी ज्यादा सिमिलर उसी से है कि पहले तो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए, उनको फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। सेकेंडली, उनका एक कॉमन गोल या कॉमन मोटिव होना चाहिए। थर्डली, उन इंडिविजुअल्स को इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। इंटरडिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल अपना कोई इंडिविजुअल नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दैट जॉइंट एसोसिएशन ऑफ ग्रुप। फिर एक गैदरिंग है इंडिविजुअल की जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो इंटरैक्शन डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। एंड लास्टली, एक इंडिविजुअल्स का जो इंटरैक्शन है वो गवर्न होता है बाय सर्टेन रूल्स, सर्टेन नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब ग्रुप से ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी होती हैं जैसे कि क्राउड, ऑडियंस, टीम्स। इनका क्या मतलब होता है और ये कैसे डिफरेंट या कैसे सिमिलर हैं ग्रुप से? तो हम सबने सुना है क्राउड का मतलब तो क्या होता है। सो क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल
जैसे ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, वैसे ही क्राउड भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लेकिन द डिफरेंस कम्स वेयर द डिफरेंट कम्स इज दैट दे मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस और अ सिचुएशन बाय चांस, कि भाई बाय चांस वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, वहां पे कोई इंसान जो है कोई मैजिशियन है वहां पे, कभी कभी हम देखते हैं ना स्ट्रीट मैजिशियन शो, स्ट्रीट पे मैजिशियंस अपना शो करने लग जाते हैं फ्री में। सो वहां पे कोई मैजिशियन है, वो अपना शो कर रहा है, तो अचानक से जो भी लोग उस मार्केट में घूम रहे थे वो वहां पे उसके अराउंड एक क्राउड बना लेते हैं, है ना, उसके अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं, जमघट बना लेते हैं। सो वो भी पीपल का कलेक्शन तो है ही, बट वो जानबूझ के पहले से सोच के घर से तो नहीं निकले थे कि हम सब यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे अपना सब कुछ करेंगे। व्हाट वाज द थिंग वाज कि वो उस सिचुएशन पे बाय चांस थे, और उनका ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है उन लोगों के साथ, और ना ही उनको कोई इंटरडिपेंडेंस है। कोई भी क्राउड में कोई भी इंसान किसी और के ऊपर डिपेंडेंट किसी चीज के लिए नहीं है। एनीबडी कैन वॉक अवे व्हेन दे फील लाइक, अब उन्हें लगता है कि चल इनफ ऑफ मैजिक देख लिया, अब मुझे अपनी शॉपिंग करनी है वापस से, तो वो इंसान वहां से चला जाएगा। सो क्राउड भी कलेक्शन ऑफ पीपल ही होता है, बट उसमें क्या चीजें हैं कि द पीपल आर प्रेजेंट एट अ प्लेस और अ सिचुएशन बाय चांस, ठीक है, इंटेंशनली प्रेजेंट नहीं थे। सेकेंडली, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। थर्ड, कोई फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है। फोर्थ, कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं है। सो दैट इज अबाउट योर क्राउड। फिर व्हाट अबाउट टीम्स? टीम्स क्या होती है? तो टीम जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होती है, क्योंकि टीम में भी कलेक्शन ऑफ पीपल तो है। टीम का भी एक कॉमन मोटिव तो होता है कि अगर कोई क्रिकेट टीम है तो उन सब की टीम मेंबर्स का कॉमन मोटिव होगा कि हमें ये मैच जीतना है ना। तो टीम का भी कॉमन मोटिव तो होता है। तो टीम जो है वो काफी सिमिलर होती है ग्रुप से, क्योंकि वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स होती हैं, and the members of the team have complementary skills and are committed to a common goal, a common purpose। उनके पास एक कॉमन गोल होता है, कॉमन पर्पस होता है, वो सब आपस में इंटरडिपेंडेंट और अकाउंटेबल फील करते हैं। तो अगर टीम्स इतनी सिमिलर है ग्रुप्स से, तो क्यों हमने दो अलग अलग नाम दिए हुए हैं, है ना। तो ग्रुप्स और टीम में कुछ डिफरेंस तो होते हैं, और मेन डिफरेंसेस क्या हैं वो आपको इन दो बुलेट पॉइंट्स से समझ आएंगे। पहला, कि ग्रुप जो है उसमें परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक डांस सोसाइटी है जहाँ पे आपके स्कूल में डांसिंग का एक डांसिंग चैंपियंस नाम का कोई ग्रुप है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस वो पूरा का पूरा ग्रुप दे रहा है वो डिपेंडेंट है हर एक इंडिविजुअल मेंबर के कंट्रीब्यूशन पे। जब आप अपने असेंबली में स्कूल के स्टेज पे एज योर डांसिंग चैंपियंस ग्रुप जाते हो, अगर एक दो बच्चे अच्छा डांस नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे ग्रुप के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। बट टीम्स में क्या है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी मैटर करता है और टीम वर्क भी मैटर करता है, कि कितना आप कोऑर्डिनेट करके कर रहे हो आपस में, कितना आप इंडिविजुअली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस चीज में। सो टीम वर्क और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दोनों चीजें काम करती है टीम्स में, वेर एज ग्रुप में जो है वो परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है इंडिविजुअल मेंबर के कंट्रीब्यूशन से, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन उसमें जरूरी नहीं होता। सेकेंड डिफरेंस है कि ग्रुप में द लीडर और हुएवर इज हेडिंग द ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दैट इज टू बी डन। ठीक है, तो ग्रुप में एक लीडर होता है और वो लीडर ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे इंडिविजुअल मेंबर्स से काम निकलवाने के लिए। वेर एज टीम्स में लीडर तो होता है, लेकिन मेंबर्स जो है वो खुद ही अकाउंटेबल होते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, अपना काम करने के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्टीमेटली कोई भी आके लीडर पे उंगली नहीं उठा सकता कि तुमने ही नहीं उनको फोर्स किया, तुमने ही नहीं काम निकलवाया। इंडिविजुअल मेंबर्स को क्लियरली बोला जाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन तो आपको लीडर असाइन किया गया है, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम करें। वेयर एज ग्रुप्स में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर की। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं ग्रुप्स और टीम में। और फिर एक और टर्म आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है ऑडियंस। अब आप बोलोगे कि ऑडियंस भी तो कलेक्शन ऑफ पीपल ही होती है जो प्रेजेंट होती है किसी जगह पे, बट यहाँ पे क्या है, उनके पास एक स्पेशल पर्पस है। क्राउड में वो एक कलेक्शन ऑफ पीपल तो थे, बट उनके पास कोई स्पेशल पर्पस नहीं था। बट ऑडियंस के केस में, जैसे कि आप अगर कोई थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वहां पे और जो सारे लोग होते हैं, दे आर एन ऑडियंस। और फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल राइट नाउ आर एन ऑडियंस वॉचिंग दिस वीडियो,
है ना? तो आप लोगों के पास, आप लोग यहाँ पे क्यों असेंबल हुए हो? क्योंकि आपका एक स्पेशल पर्पस है कि चैप्टर नंबर 7 जो है कंप्लीटली देखना है मुझे, समझना है और अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। सिमिलरली जो थिएटर में मूवीज देखने जा रहे हैं उनके पास भी पर्पस है कि भाई मूवी देखने जाना है, एंटरटेन होना है। सो ऑडियंस भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, बट उनके पास एक स्पेसिफिक पर्पस है टू असेंबल एट अ प्लेस। जनरली तो ऑडियंस पैसिव ही होती है, इतना ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि ये पैसिव ऑडियंस भी एक मॉब में कन्वर्ट हो जाए। मॉब कब बन जाता है? जब वो ऑडियंस एकदम वायलेंट मोड में आ जाए, इतना ज्यादा टुगेदर हो जाए कि सब नुकसान करने लग जाए, फ्रेंजी हो जाए, देन इट बिकम्स अ मॉब। जब उनका एक मॉब, देन जब उनका एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस आ जाता है कि हमें ये चीज करनी ही है, हमें ये मांगे पूरी करवानी ही है। सो ये 4 टर्म्स आपको बड़े क्लियर होनी चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है, क्राउड क्या होता है, टीम्स क्या होती हैं, एंड ऑडियंस क्या होती हैं, और ये चारों आपस में कैसे सिमिलर या कैसे डिसिमिलर है। सो विद दिस वी डू दैट पार्ट। नाउ व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स? हमने ग्रुप्स की बात कर ली कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। कुछ टर्म्स हमने पढ़ ली, जैसे क्राउड हो गया, ऑडियंस हो गया, एंड टीम्स हो गई, जो थोड़े बहुत ग्रुप से रिलेटेड थी। लेकिन लोगों को क्या जरूरत पड़ गई ग्रुप ज्वाइन करने की? इंडिविजुअली क्यों नहीं रहते? आई एम सॉरी, है ना? इंडिविजुअली क्यों नहीं रह सकते लोग? व्हाई डू वी नीड टू ज्वाइन ग्रुप्स? तो कुछ रीजंस हैं, जैसे कि सिक्योरिटी। ठीक है, जब हम किसी ग्रुप के पार्ट होते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होता है। दैट इज वन ऑफ द, अब ये जरूरी नहीं है कि सेंस ऑफ कंफर्ट फिजिकल सेंस में कंफर्ट या फिजिकल सेंस में प्रोटेक्शन फील हो रहा हो। देयर इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन दैट वी फील, अ साइकोलॉजिकल कंफर्ट दैट वी फील कि चलो हम कहीं पे बिलोंग करते हैं। That feeling of belongingness is also the feeling of security that we have, right? So ग्रुप का पार्ट लोग इसीलिए होते हैं ताकि उनको ये सिक्योरिटी मिल सके, उनको एक प्रोटेक्शन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिल चुके। सेकेंडली, एक होता है स्टेटस अचीव करने के लिए। जब हम किसी ग्रुप के, अच्छे प्रेस्टिजियस ग्रुप के पार्ट होते हैं, सो वी ऑल्सो गेट अ स्टेटस अलोंग विद दैट। सो जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो मोस्टली कई बार स्कूल्स में क्या होता है कि वो प्रीफेक्ट्स बनाते हैं कि ये हेड गर्ल है, ये हेड बॉय है, ये टीम कैप्टन है, ये टीम स्पोर्ट्स कैप्टन है। सो वो भी कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो जिसे हम बोलते हैं प्रीफेक्ट्स की ग्रुप है। एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो प्रीफेक्ट्स बोलते थे। आई डोंट नो व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज नाउ डेज फॉर दोज पीपल। बट जब आप उस ग्रुप का पार्ट होते हो, जो कि एक बड़ी प्रेस्टिजियस ग्रुप मानी जाती है स्कूल में, जब प्रीफेक्ट्स आपस में इधर उधर ग्रुप में चलते हैं या प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करते हैं, तो लोगों को एक रिकॉग्निशन फील होती है, लोगों को एक सेंस ऑफ पावर फील होती है, एक स्टेटस मिलता है एक प्रेस्टिजियस ग्रुप का पार्ट होने से। एंड इन जनरल ऑल्सो इफ दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, उनको एक रिकॉग्निशन मिलती है कि अच्छा आप इस ग्रुप के पार्ट हो। तो उस रिकॉग्निशन को अचीव करने के लिए भी लोग ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हैं। सेकेंडली, सेल्फ एस्टीम। जब हम किसी ग्रुप के पार्ट होते हैं तो हमें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है दैट ओके आई कैन ऑल्सो बिलोंग समवेयर, मेरी भी कुछ वर्थ है। ठीक है, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बनाते हैं, तो उन चीज़ों से क्या होता है, आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम जो है इंक्रीज होती है, सेल्फ वर्थ इंक्रीज होती है। आपको अपने कामों में कॉन्फिडेंस आने लगता है दैट ओके आई एम ऑल्सो वर्दी ऑफ पीपल्स अटेंशन एंड इंटरेक्शन। तो कुछ रीजंस हमने पढ़े कि लोग क्यों ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कुछ और भी है। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। तो हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं फॉर गेटिंग, अबाउट गेटिंग लव फ्रॉम अदर पर्सन, ठीक है, लाइक फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, या फिर जो हमारी पावर लेने की, कहीं ना कहीं सब में होती है दैट दे बिकम द अटेंशन, दे हैव द पावर, दे गेट द लव, दे गेट द अटेंशन ऑफ पीपल, दे गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो ये सारी नीड्स भी सेटिस्फाई होती है इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। आप यही सोच के देखो कि हमारे जो फ्रेंड्स के अलग अलग ग्रुप्स बटे होते हैं, इवन इन क्लासरूम्स, ठीक है, एक जो क्लासरूम जो एक खुद में एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर भी कितने छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं अलग अलग दोस्तों के। फिर एक गर्ल्स वर्सेस बॉयज का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स, राइट? आई एम सॉरी। सो बोल बोल के गला खराब करा दिया तुम लोगों ने मेरा। ओके, सो इन साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को सेटिस्फाई कराने के लिए भी हम लोग जो है ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं।
आफ्टर दैट गोल अचीवमेंट। अब कभी कभी हमारे ना कुछ ऐसे इंडिविजुअल गोल्स होते हैं जो हम इंडिविजुअली अचीव नहीं कर सकते, अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट होंगे तो ही अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी निकाली और मुझे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, मुझे बोलना है कि इस पॉलिसी को विड्रॉ करो। अब मैं इंडिविजुअली प्रोटेस्ट करने चले जाऊंगी सो इट विल बी डिफिकल्ट, बट मेरा गोल है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और वो इस पॉलिसी को रिमूव करे। So maybe I'll become part of some other group which are also protesting against the same thing, and then I will achieve my goal also by becoming part of that protesters group. So कोई कोई गोल अचीव करने के लिए भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं एंड देन प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, दैट इज फॉर श्योर। जब आप किसी ग्रुप के पार्ट होते हो तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग उसके पार्ट होते हैं, उन लोगों के अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस से, उन बैकग्राउंड से, उन लोगों से जो आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके व्यू को ब्रॉडन करती है, आपको एक ज़्यादा ओपन इंसान बनाती है, आपकी नॉलेज इन्हांस करती है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ व्हाई पीपल ज्वाइन ग्रुप। सिक्योरिटी पाने के लिए, स्टेटस पाने के लिए, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ऐसे गोल्स अचीव करने के लिए जो वो इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे थे, and to gain more knowledge and information so that one can broaden their viewpoint. So ये हो गया why people join group। अब ग्रुप फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, हमने ये तो देख लिया कि लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप, और हमने ये भी देख लिया कि बड़े अच्छे रीजंस हैं ग्रुप ज्वाइन करने के, हमें भी शायद कर लेने चाहिए। बट कैसे इवेंचुअली ग्रुप ग्रुप का फॉर्म लेती है, कैसे ग्रुप ग्रुप बन जाती है। सो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरत है, एक ग्रुप जब बनती है तो लोगों से बनती है ना। और ग्रुप बनने के लिए लोगों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो अगर आपको अपना क्लास का फर्स्ट डे याद होगा जब सारे बच्चे उस क्लास में नए थे एंड एवरीबडी वाज स्ट्रेंजर टू ईच अदर, कोई किसी को नहीं जानता था, तो धीरे धीरे आपने सबने इंटरेक्ट करना शुरू किया कि आपका नाम क्या है, अच्छा आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे, या आपकी हॉबीज क्या है, वेग क्वेश्चंस एकदम हम पूछ के इंटरेक्शन अपना करना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जब वो इंटरेक्शन और होते जाते हैं तब हम अपनी अपनी ग्रुप्स जो हैं बना लेते हैं फ्रेंड्स की, कि अच्छा मुझे इन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें में मज़ा आ रहा था तो मैं इनके दोस्त बनूंगी, उनके नहीं बनूंगी। सो इंटरेक्शन होना लोगों में ज़रूरी है ताकि ग्रुप की फॉर्मेशन हो सके। और इंटरेक्शन कैसे हो सकती है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कितने क्लोज है लोग फिजिकल स्पेस में, ठीक है। साइकोलॉजिकली कितने क्लोज है, फिजिकली कितने क्लोज हैं। अगर आप एक ही क्लास में पढ़ते हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोग इंटरेक्ट करोगे रादर देन अगर आप डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हो, या फिर इवन अगर आपके क्लास के डिफरेंट सेक्शन है, दैट समबडी सपोज समबडी इज स्टार्टिंग इन 12th ए एंड समबडी एल्स इज स्टार्टिंग इन 12th बी। तो 12th ए में जो और लोग पढ़ रहे होंगे उनसे आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोई और जिससे जो 12th बी और 12th सी में पढ़ रहा होगा, है ना। सो प्रॉक्सिमिटी क्या है कि अगर हम रिपीटेडली सेम इंसान से इंटरेक्ट करते जा रहे हैं बार बार, तो हमें ज्यादा चांसेस मिलते हैं उनको डीपली अंडरस्टैंड करने में, उनको डीपली जानने में, और उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, वो चीजें जानने में, जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्या उनके इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स मेरे इंटरेस्ट और एटीट्यूड से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर कर रहे होते हैं तो देन इट इज मोर लाइकली कि हम ग्रेजुअली उनके साथ एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, मे बी वो फ्रेंड्स की ग्रुप हो या वर्क रिलेटेड ग्रुप हो, एनी ग्रुप। सो प्रॉक्सिमिटी की जो जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा चांस मिलेगा एक दूसरे को जानने पहचानने में। सिमिलैरिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। अब सिमिलैरिटी में क्या है कि हम लोग उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो हमारे से सिमिलर हो, या तो व्यू पॉइंट्स में, या इंटरेस्ट एंड लाइक्स या डिसलाइक्स, ठीक है। इन सारी चीजों में जो हमसे ज्यादा सिमिलर होते हैं उनको हम ज्यादा लाइक करना शुरू करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे तुम्हें भी वो मूवी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तुम्हारा भी म्यूजिक में वही टेस्ट है, मेरा भी म्यूजिक में वही टेस्ट है, हमारी बड़ी अच्छी जमेगी दोस्ती। सो दैट इज व्हाट सिमिलैरिटी इज ऑल अबाउट, कि सिमिलैरिटी में हमें वही लोग, वही रिलेशन ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, हमारे लिए ज्यादा अच्छे वही लगते हैं जो हमसे सिमिलर हो। और अगर हम देखते हैं कि हम उनसे सिमिलर है ज्यादा तो हम ग्रुप्स फॉर्म करने लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर है इस पैराग्राफ में, कि जब हम सिमिलर लोगों से मिलते हैं तो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो व्यू पॉइंट्स हैं
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ओपिनियंस हैं वो वैलिडेट होते हैं, क्योंकि वो लोग भी उन्हीं चीज़ों में बिलीव करते हैं जो हम करते हैं, वो लोग भी उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं जिनमें हम रखते हैं। तो हमारे ओपिनियंस इन जनरल अबाउट डिफरेंट थिंग्स गेट वैलिडेटेड, जिसकी वजह से हमें एक फीलिंग ऑफ राइटनेस आती है। और हर किसी को पसंद है कि उसे बोला जाए कि तुम सही हो। किसको पसंद है कि वो अपोज करे कोई, है ना? नोबडी लाइक्स टू बी अपोज्ड, एवरीबडी लाइक्स टू बी फॉलोड एंड सेड दैट यस यू आर राइट। तो वो फीलिंग्स हमें अच्छी लगती है एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन हु इज मोर सिमिलर टू अस। दूसरा वे हो सकता है कॉमन मोटिव्स एंड गोल। अगर हमारा किसी इंसान से मोटिव या गोल कॉमन है कि उन लोगों को भी ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट करना है, मुझे भी ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट करना है, अच्छा चलो हमारा कॉमन है, हम एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। तो ये कुछ ग्रुप फॉर्मेशन की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, प्रॉक्सिमिटी जब हो, सिमिलैरिटी जब हो, कॉमन मोटिव्स जब हो। बट क्या स्टेजेस होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन के, वो जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन जिसके थ्रू एक ग्रुप गुजरती है, जिन स्टेजेस के थ्रू एक ग्रुप गुजरती है बिफोर फॉर्मिंग इनटू अ होल थिंग। तो ये दिया था टकमैन ने, नाम याद रखना है, TUCKMAN, टकमैन। ठीक है, थोड़ा फनी वे में याद रखो, जैसे भी याद रखो, बट याद रखो। सो टकमैन ने 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए थे। इन्होंने बोला था कि कोई भी ग्रुप जो है वो 5 स्टेजों से होके गुजरती है। व्हाट आर दीज 5 स्टेजेस? दीज 5 स्टेजेस आर फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ओके, थोड़ा वो हो गया, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ठीक है, ये हमारी स्टेजेस हैं। इनमें क्या होता है? तो पहली स्टेज है हमारी फॉर्मिंग स्टेज, जिसमें जो है लोग नए नए मिल रहे होते हैं। जैसे आप अपने क्लासरूम में एग्जाम्पल लो कि क्लासरूम में जब आप पहली बार अपने स्कूल में या क्लासरूम में गए थे, तो वहां पे जब पहली बार सारे बच्चे आ रहे थे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी थी सब में कि न्यू न्यू क्लासरूम है, नए क्लासमेट्स हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी भी थी सब में कि पता नहीं किससे कैसे बात करे, क्या कैसे इनिशिएट करे किसी भी बात को। तो ये यहाँ पे जो है ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि हम बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि किसका क्या रोल है, कौन कैसे बात इनिशिएट करेगा, हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो एक्साइटमेंट भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है, एंग्जाइटीज भी होती हैं फर्स्ट स्टेज में, जो कि है फॉर्मिंग स्टेज, जब ग्रुप बस नई नई मेंबर्स आए होते हैं। फिर आती है स्टॉर्मिंग की स्टेज, जहां पे आते हैं लड़ाई। स्टॉर्म बोलते हैं ना, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान आ जाना, एकदम लड़ाई हो जानी। वहां पे होता है कॉन्फ्लिक्ट। क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि उस वक्त हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब नई नई क्लास बनती है तो हम असाइन करते हैं ना कि कौन मॉनिटर बनेगा, कौन डस्टिंग एंड चौक का जिम्मेदारी रखेगा, कौन लाइट मॉनिटर बनेगा, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। किसकी कैसी ड्यूटीज लगेंगी, हम वो चीजें जब डिसाइड करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त कहीं ना कुछ लड़ाइयाँ, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। और ऐसा टकमैन ने बोला था कि अगर कोई ग्रुप स्टॉर्मिंग स्टेज में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी ग्रुप में स्टेज में, तो वो ग्रुप वहीं पे खत्म भी हो सकती है। कि भाई इतनी ज्यादा, ऑफ कोर्स स्कूल की एक क्लासरूम की ग्रुप को तो आप खत्म नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज मैंडेटरी। बट कोई ग्रुप जिसको आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोटेस्टर्स की ग्रुप को आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है, तो शुरुआत में आपको थोड़ी फीलिंग ऐसी होएगी, एक्साइटमेंट की भी, एंग्जाइटी की भी, कि नए नए लोग हैं, पता नहीं कैसा। वो तो फॉर्मिंग स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज, जहाँ पे आप सब लोग अपने एजेंडाज डिस्कस करो कि हम ये पॉइंट रेज करेंगे, वो करेंगे, और वहां पे इतनी ज्यादा अगर लड़ाई और इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ग्रुप के अंदर ही अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हो सकता है सारे मेंबर्स चले जाएं, बोले छोड़ो प्रोटेस्ट, हमें नहीं करना तुम्हारे साथ प्रोटेस्ट। तो स्टॉर्मिंग स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे ग्रुप आगे बन के और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, या फिर उधर ही टूट के खत्म भी हो सकती है। ऐसा बोला था टकमैन ने। आफ्टर द स्टॉर्मिंग स्टेज, जब इस स्टॉर्म में, इस तूफान में, जब ग्रुप मेंबर्स संभल गए आपस में एक साथ, उनको एक क्लियर विजन मिल गया कि वो ग्रुप क्यों फॉर्म हुई है, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तब आती है नॉर्मिंग स्टेज। तो नॉर्म्स, जैसा कि आपको पता है, नॉर्म्स क्या होते हैं? द रूल्स which are not said or spoken as such, but rules in which every member is supposed to behave in a particular manner if they are part of that group. ठीक है,
तो नॉर्मिंग स्टेज में नॉर्म्स डेवलप किए जाते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट हो, अगर आप इस ग्रुप के मेंबर हो, तो आपको कैसा बिहेवियर करना चाहिए, वो चीजें यहाँ नॉर्मिंग स्टेज में डिसाइड होती है। तो अब फॉर्मिंग स्टेज हो गई, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो गई, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड हो गई स्टॉर्मिंग स्टेज में। नॉर्मिंग स्टेज में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड हो गए। फिर आता है परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग मतलब जिस पर्पस के लिए वो ग्रुप बनी थी, जो एम अचीव करने के लिए वो ग्रुप बनी थी, अब उस एम को अचीव करने की कोशिश की जाती है। अगर ग्रुप बनी थी कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, तो अब वो परफॉर्म करते हैं, अब वो उस प्रोटेस्ट को करते हैं, जो भी एक्शंस, जो भी प्लान्स, जो भी गोल्स उन्होंने अभी तक पिछली स्टेजेस में डिस्कस किए थे, अपने माइंड में रखे थे, अब उन्हें वो एक्शन में डालते हैं, करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं परफॉर्मिंग स्टेज में। एंड ज़्यादातर ग्रुप्स जो हैं वैसे तो परफॉर्मिंग स्टेज के बाद भी बनी रहती हैं, बट देर आर सम ग्रुप्स which also enter into the next stage which is the adjourning stage। जैसे कि अगर आपका कोई स्कूल का फंक्शन था, स्कूल के फंक्शन के लिए आपकी कोई ग्रुप बनी थी, तो उसका पर्पस था कि अभी टेम्परेली ग्रुप बनी है, आपको एक कलेक्टिवली डांस करना है स्पोर्ट्स डे में, और डांस करके फिर बस आपका हो गया और कोई ज़रूरी नहीं है। आफ्टर दैट उस स्टेजेस में आपकी एडजॉर्निंग स्टेज आएगी। एडजॉर्निंग स्टेज क्या है कि आपका क्या था ग्रुप का एम कि आपको डांस करना है जब स्पोर्ट्स डे का इवेंट हो, तो आपने अपना एम अचीव कर लिया परफॉर्म करके अपने स्पोर्ट्स डे में, तो परफॉर्मिंग स्टेज आपकी हो गई। तो अब एक बारी जब उस ग्रुप का फंक्शन खत्म हो चुका है, जब वो ग्रुप अपना एम अचीव कर चुकी है, तो उस ग्रुप को हम डिसबैंडन कर सकते हैं, उस ग्रुप को हम खत्म कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं कि नाउ यू ऑल आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, यू ऑल आर इंडिविजुअल्स एज बिफोर, क्योंकि जो भी फंक्शन था इस ग्रुप का वो खत्म हो चुका है। तो ये कुछ स्टेजेस है, 5 स्टेजेस जो टकमैन ने दी थी और ग्रुप फॉर्मेशन क्या क्या है, फिर से एक बार क्विकली देख लेते हैं। फॉर्म हो रही है पहले ग्रुप, स्टॉर्म हो रही है जहाँ पे लड़ाई हो रही है रिलेटेड टू क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या गोल्स हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। फिर नॉर्मिंग स्टेज है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का थोड़ा डिस्कशन है अबाउट कैसा बिहेवियर होना चाहिए मेंबर्स का इफ दे आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। फिर परफॉर्मिंग स्टेज है जहाँ पे एक्चुअली अपना गोल अचीव करने के लिए एक्शन पुट इन किया जाता है। एंड काफ़ी कुछ ग्रुप्स जो है एडजॉर्निंग स्टेज तक भी पहुंचते हैं कि एक बार ही अगर ग्रुप का फंक्शन खत्म हो गया तो ग्रुप को भी डिसमेंटल कर दिया जाता है। Now all groups do not always proceed in such a systematic manner। जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप्स एकदम फॉर्मिंग फिर स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग स्टेज में। स्टॉर्मिंग तो कभी भी हो सकता है अब जब मैं नॉर्म्स बना रही हूँ सारे मेंबर्स के साथ मिलके, उस वक्त लड़ाई हो गई तो वापस हम स्टॉर्मिंग स्टेज में चले गए, ठीक है। फिर परफॉर्मिंग स्टेज में आए बट हम जो गोल अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, हमें अपने प्लान ऑफ एक्शन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो हम वापस से शुरुआत वाली स्टेज में चले गए। सो it is not necessary that every group will just go according to this sequence। हो सकता है कुछ सीक्वेंस इधर उधर हो जाए, सिस्टमैटिक इतना ना रहे, आगे पीछे बार बार ही किसी ना किसी स्टेज में वो रिपीट होते रहे, राइट। ओके, सो 30 मिनट्स हो चुकी है। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक अ लिटिल ब्रेक आप ले सकते हो, बट मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ चैप्टर को, तो जो लोग बैठ के अभी भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। छोटा सा ही चैप्टर है, बस ये ग्रुप स्ट्रक्चर और थोड़ी बहुत और बातें हम करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए, सो ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप करता है एज मेंबर्स इंटरैक्ट ओवर टाइम। जैसे जैसे हम आपस में ग्रुप में इंटरैक्ट करेंगे वैसे वैसे वो ग्रुप एक शेप लेने लगती है, उसका एक स्ट्रक्चर बनने लगता है, जिसमें रोल्स, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें कौन कैसी हायरार्की में है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है। यानी कि किसका क्या स्टेटस है, किसकी क्या प्रेस्टीज है उस ग्रुप में, किसके क्या रोल्स हैं उस ग्रुप में, किस मेंबर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। तो जो ग्रुप स्ट्रक्चर है उसके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं: रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस एंड कोहेसिवनेस। ठीक है, रोल क्या है मेंबर्स के, उनका क्या नॉर्म्स क्या है जो उनके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका, और कितने कोहेसिव यानी कि कितने क्लोज हैं सारे ग्रुप मेंबर्स आपस में। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, यहाँ पे रोल्स हैं जो कि सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे कि हम सब कुछ ना कुछ रोल्स करते हैं, डॉटर का रोल या सन का रोल, ठीक है, अपने चाइल्ड का रोल निभाते हैं,
आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट होने का रोल भी निभाते हैं, चाइल्ड होने का रोल भी निभाते हैं, अपना एक एम्प्लॉय होने का रोल भी निभाते हैं जिस भी जगह में वो काम करते हैं वहाँ पे, राइट। फ्रेंड होने का रोल भी निभाते हैं, किसी के लिए मे बी बॉस होने का रोल निभाते हैं, किसी के लिए एम्प्लॉय होने का रोल निभाते हैं। सो देर आर डिफरेंट रोल्स दैट वी हैव, एंड व्हाट आर दीज रोल्स? दीज आर दी सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस दैट इंडिविजुअल्स हैव, कि अगर आप एक चाइल्ड हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आप एक पेरेंट हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। सो टिपिकल बिहेवियर दैट डिपिक्ट्स अ पर्सन इन अ गिवन सोशल सिचुएशन, वो होते हैं रोल्स। और ग्रुप स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके रोल्स क्लियरली डिफाइंड हो, उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए कि आपको ये रोल दिया जा रहा है और इस रोल से आपके तरफ आपके लिए हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है, राइट। सो रोल एक्सपेक्टेशंस। Then another element of group structure is norms. What are norms? They are expected standards of behavior. I guess अब हम हर चैप्टर में ऑलमोस्ट नॉर्म्स की बात डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ओके, सो नॉर्म्स आपके एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड होते हैं बिहेवियर के, जो आपको एक ग्रुप का पार्ट होने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हो तो वो ग्रुप आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एक पर्टिकुलर मैनर में ही बिहेव करो, ताकि उस ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहे और इंटैक्ट रहे। तो रोल्स हैं, नॉर्म्स हैं। दूसरे एलिमेंट्स जो ग्रुप स्ट्रक्चर के हैं वो है स्टेटस एंड कोहेसिवनेस। स्टेटस क्या होता है? द रिलेटिव सोशल पोजिशन दैट इज गिवन टू अ ग्रुप मेंबर। तो ग्रुप में भी ऐसा तो रेयरली होता है कि हर कोई इक्वल रहे। इवन आपके जो फ्रेंड्स की ग्रुप होती है उसमें भी मन में हमें पता होता है कि ये तो एक यू नो सॉर्ट ऑफ डोमिनेटिंग पर्सन है ग्रुप में, या एक लीडरशिप पोजीशन इस ग्रुप के पास, इस मेंबर के पास है, ये वाला स्टेटस इसके पास है। सो स्टेटस एक रिलेटिव सोशल पोजीशन होती है कि किस मेंबर को कैसी सोशल पोजीशन दी गई है। अब जो स्टेटस है वो एस्क्राइब्ड भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, एस्क्राइब्ड भी हो सकता है और अचीव्ड भी हो सकता है। एस्क्राइब्ड मतलब जब स्टेटस किसी के सीनियोरिटी के बेसिस पे दिया जाए, कि वो इंडिविजुअल जो है वो काफी सीनियर है एज में, या मे बी अपने एक्सपीरियंस में, या अपने डेजिग्नेशन से वो काफी सीनियर है, तो उनको ये स्टेटस दिया जाएगा। देन दैट स्टेटस इज नोन एज एस्क्राइब्ड स्टेटस, कि उनके सीनियोरिटी के बेसिस पे उनको वो स्टेटस दे दिया। एंड अचीव्ड स्टेटस, जैसा कि नाम सजेस्ट करे कि अचीव किया है किसी ने वो स्टेटस अपने हार्ड वर्क से, अपने एक्सपर्टीज से। तो स्टेटस एक सोशल पोजीशन होती है मेंबर्स की ग्रुप के अंदर, उसको एस्क्राइब भी किया जा सकता है और अचीव भी किया जा सकता है। एंड फाइनली द लास्ट एलिमेंट इज योर कोहेसिवनेस, एलिमेंट ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। कोहेसिवनेस refers to the togetherness or the binding or mutual attraction among group members, कि जो ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स हैं जिससे ग्रुप बनी है उनकी आपस में कितनी टुगेदरनेस या बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, कितना वो म्यूचुअली अट्रैक्टेड है इन अ गुड वे टू ईच अदर। ठीक है। कोहेसिवनेस रेफर्स टू द टीम स्पिरिट। हम बोलते हैं ना कि यूनिटी बहुत है इस ग्रुप में, दैट मीन्स उनकी कोहेसिवनेस काफी है। लेकिन even though cohesiveness is good for a group, but sometimes when cohesiveness takes its extreme form, then it can become very dangerous for the group. ठीक है। extreme form of cohesiveness is known as group think। यहाँ पे बॉक्स में है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ग्रुप थिंक के बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात, ग्रुप थिंक है क्या? ग्रुप थिंक है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कोहेसिवनेस, कि जब इतनी ज्यादा टुगेदरनेस हो जाए मेंबर्स की कि वो अपने मेंबर्स को अपोज नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब ग्रुप का बैठ के आपस में कोई डिस्कशन हो रहा है सपोज किसी टॉपिक पे, तो किसी एक इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट रख दिया एंड अदर मेंबर्स आर नॉट अपोजिंग दैट व्यू पॉइंट और नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दैट व्यू पॉइंट, बिकॉज दे वांट टू स्टे टुगेदर, दे वांट टू स्टे म्यूचुअली बिलोंगिंग टू ईच अदर एंड दे वांट टू मेंटेन अ कंसेंसस ऑन दैट अग्रीमेंट। ठीक है। इसीलिए कोई भी किसी के खिलाफ बोलता ही नहीं है, और इवेंचुअली जो ग्रुप है वो इतने एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेती है जो कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं ग्रुप के लिए। ठीक है। और ग्रुप थिंक लाइकली उन ग्रुप्स में होता है जो कुछ ज्यादा ही कोहेसिव होते हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अर्विंग जेनिस। ठीक है। अर्विंग जेनिस ने ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट दिया था। सो दीज आर योर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है।
तो हमने ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात करी है, एलिमेंट्स क्या है ग्रुप स्ट्रक्चर के उसकी बात करी है, ग्रुप फॉर्मेशन की क्या स्टेजेस हैं उसकी बात कर ली है, ठीक है, फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो भी देख लिया है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना है जो कि है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। कौन सी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं ग्रुप्स की, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स हो सकती हैं, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप हो सकती हैं। वैसे तो जो नाम है उसी से आपको काफी क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब है इन ग्रुप्स का। तो पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप्स आपकी वो ग्रुप्स होती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग है, जिन्हें आप खुद चूज नहीं कर रहे हो, जो नेचुरली आपको मिली है। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली यू आर बोर्न इन, आपका क्या आपकी क्या फैमिली है उसको तो आप चूज नहीं कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स nowadays there are other options to choose if you want to get adopted to some other family or something like that, but आपकी एक प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप्स होती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग है आपके लिए, जिनको चूज करना आपके इतना हाथ में नहीं है। एंड इन अ प्राइमरी ग्रुप देर इज मोर और लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन। अपने फैमिली मेंबर से हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते ही रहते हैं, है ना। एक क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी होती है, ज्यादातर घर के एक ही घर में रह रहे होते हैं, राइट। तो वो चीज़ होती है, एक वार्म इमोशनल बॉन्ड होता है अगर हमारा रिलेशन हमारे मेंबर्स के साथ अच्छा है तो, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी सेंट्रल टू एन इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो प्राइमरी ग्रुप होती है ये कोर ग्रुप होती है उनके लिए। एंड इन प्राइमरी ग्रुप्स द बाउंड्रीज आर लेस परमिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है उस ग्रुप को चूज करने का। members do not have the option to choose its membership in primary groups। हमारे पास पहले से ऑप्शन नहीं था कि आपको बेटा इस फैमिली में जाना है या उस फैमिली में जाना है ना। तो प्राइमरी ग्रुप्स आपके प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस हो गए। और सेकेंडरी ग्रुप्स एकदम ऑपोजिट प्राइमरी ग्रुप्स के। सेकेंडरी ग्रुप्स आर दोज विच इंडिविजुअल्स ज्वाइन बाय देयर चॉइस, ठीक है। जैसे कि कौन से दोस्तों के ग्रुप का पार्ट आप बनना चाहते हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। तो वो सारे जो ग्रुप्स हो गए वो आपके सेकेंडरी ग्रुप्स हो गए, जिन्हें आप अपनी चॉइस से ज्वाइन कर रहे हो। सेकेंडली सेकेंडरी ग्रुप्स में जो रिलेशनशिप है वो इम्पर्सनल और इनडायरेक्ट होते हैं, कि जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें जितने क्लोज बॉन्ड होता है उतना सेकेंडरी ग्रुप्स में ज़रूरी नहीं है ना हो। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट दे आर लिविंग इन द सेम हाउस, वो लेस फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो परमिएबिलिटी है वो है काफ़ी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप को हम कभी भी अपनी मर्जी से ज्वाइन भी कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं, है ना। उसमें कोई ऐसी फाउंडेशंस तो है नहीं। एंड वी आर आवरसेल्व्स चूजिंग विच ग्रुप वी वांट टू बी पार्ट ऑफ। तो ये डिफरेंस हो गया आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में। सेकेंड टाइप की ग्रुप्स होती हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। बहुत क्लियर है नाम से ही, फॉर्मल ग्रुप्स वो होती हैं जहाँ पे जो भी फंक्शंस हैं, जो भी रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेंबर्स के, वो एकदम क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली डिफाइन की जाती है। तो ज़्यादातर फॉर्मल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज में बी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक फॉर्मल ग्रुप है, जहाँ पे उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें क्लियरली दे दी गई है। वेयर एज इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो रूल्स या रेगुलेशंस पे बेस्ड इतनी नहीं होती है, कि जैसे हमारा नॉर्मल फ्रेंड्स का ग्रुप है या हमारा सोसाइटी में ग्रुप है, वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है। उसमें हम इतना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते और उसमें एक मेंबर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है, एज कंपेयर टू जो फॉर्मल ग्रुप्स में नहीं होता इतना क्लोज रिलेशनशिप। तो ये हो गई आपकी सेकेंड ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप, एंड देन वी हैव इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, जिसका थोड़ा सा डिस्कशन हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। इन ग्रुप इज योर ओन ग्रुप और योर वी ग्रुप, जहाँ पे हम बोलते हैं ना दिस इज माई ग्रुप, और वी फीलिंग जो आती है वो आती है इन ग्रुप के लिए। तो नाम से आप देखो, इन ग्रुप मतलब मेरी ग्रुप, आउट ग्रुप मतलब कोई और ग्रुप जिससे मैं बिलोंग नहीं कर रही, जो ग्रुप मेरे ग्रुप से बाहर है। So in group refers to one's own group and out group refers to another group which is not a part of one's own group, ठीक है। एंड इन ग्रुप में हम यूजुअली जो है वर्ड यूज करते हैं वी, और आउट ग्रुप में हम यूज करते हैं दे, कि वो लोग तो ऐसा ही करते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। सो इन ग्रुप इज आवर ओन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज द अदर ग्रुप। अब जो लोग इन ग्रुप के होते हैं ज्यादातर उनके आइडियोलॉजीज काफी सिमिलर होते हैं, ठीक है। एंड
हम इन ग्रुप वाले मेंबर्स को काफी फेवर करते हैं, यानी कि हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वी फेवर देम अ लॉट। एंड मेंबर्स ऑफ द आउट ग्रुप दे आर व्यू डिफरेंटली एंड ऑफन उनको नेगेटिवली परसीव किया जाता है। जहां पे हमने प्रेजुडिस की बात की थी वो चीज भी लाइट में आ जाती है इन ग्रुप आउट ग्रुप की बातें करते हुए। तो ये है टाइप्स ऑफ ग्रुप। कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन ग्रुप्स के बारे में बात करनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, और इनको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है। नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, आर यू ऑल एक्साइटेड? फाइनली सिलेबस खत्म होने जा रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ये जो ग्रुप है उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। तो यहाँ पे हम दो चीजें कवर करने वाले हैं, एक है सोशल लोफिंग और एक है ग्रुप पोलराइजेशन। तो सोशल लोफिंग क्या होता है, देखो ये चीज आप लोगों ने एक्सपीरियंस आई थिंक करी होगी। तो स्कूल्स में कभी कभी जब ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है कि जिसमें 5-6 लोगों को मिलके एक पीपीटी बना के टीचर को सेंड करनी है, प्रेजेंट नहीं करनी बट पीपीटी बना के टीचर को सेंड करनी है। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स जो है वो लेस एफर्ट पुट इन करते हैं, थोड़ा लेट बैक हो जाते हैं, और इवेंचुअली कोई एक ही बेचारा बच्चा उस पूरी ग्रुप में से सारी की सारी पीपीटी बना के टीचर को भेज रहा होता है। वो होता है सोशल लोफिंग, वेयर इन individuals work less hard in a group than when they do when performing alone। तो अगर उन्हीं पांचों इंडिविजुअल्स को अकेले अकेले इंडिविजुअली बोला गया होता कि आपको ये पीपीटी बना के सबमिट करनी है, तो हर एक इंडिविजुअल उतना ही एफर्ट पुट इन करता पीपीटी का मटेरियल ढूंढने में, फिर उसको बनाने में और सेंड करने में। लेकिन जब उसे ग्रुप का टास्क बना दिया तो उन पांचों इंडिविजुअल्स ने एक लेड बैक अप्रोच ले ली और उनमें से कोई बेचारा एक ही था जिसके ऊपर सारा काम आ गया और जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सारा काम करके टीचर को भेजा। सो सोशल लोफिंग इज जहां पे इंडिविजुअल्स जब एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं तो वो कम काम करते हैं या लेस हार्ड वर्क करते हैं देन व्हेन दे कैन डू व्हेन दे वर अलोन। ठीक है, जितना वो अकेले करते और जितना हार्ड वर्क वो अकेले पुट इन करते अगर वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होते, और जितना वो अगर ग्रुप का पार्ट होके वर्क लेस हार्ड कर रहे हैं, वो आपका सोशल लोफिंग है। तो सोशल लोफिंग के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, इट इज अ रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क। कोई भी कलेक्टिव टास्क हो रहा है जिसमें काफी सारे लोगों को मिलके काम करना है, तो इंडिविजुअल के एफर्ट्स जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। जितना हार्डवर्क वो पुट इन करते अगर उन्हें वो काम अकेले करने को बोला बोला जाता, वो उतना हार्डवर्क अब पुट इन नहीं कर रहे हैं जब 5-6 लोगों को वही सेम काम करने के लिए बोला है। ठीक है, टग ऑफ वॉर को भी आप इसमें एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। नाउ व्हाई डज सोशल लोफिंग अकर? ऐसा क्यों होता है कि अकेले तो लोग हार्डवर्क कर लेते हैं लेकिन ग्रुप का पार्ट बन के या कलेक्टिव काम करने में वो थोड़ा नखरे करते हैं या काम नहीं करते इतना? One reason can be that members feel less responsible for the overall task being performed। यानी कि जो भी ओवरऑल टास्क है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें पीपीटी बनाने का ओवरऑल टास्क था, तो उसमें मेंबर्स को अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं होती। उनको लगता है कि ठीक है कोई भी कर लेगा इसको, तो उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है वो टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी फील नहीं होती है उस टास्क को लेके, इसीलिए वो सोशल लोफिंग में इंडल्ज कर सकते हैं। सेकेंड इज motivation of member decreases because they realize that their contributions will not be evaluated on individual basis। उन्हें लगता है कि चाहे मैं कितना ही हार्ड वर्क पुट इन कर लूं, मुझे तो एज अ ग्रुप नंबर मिलने, इंडिविजुअल बेसिस पे तो मुझे नंबर मिलेंगे ही नहीं। अगर मैं ज्यादा हार्ड वर्क भी करूंगी तो भी मुझे ग्रुप के हिसाब से नंबर मिलेंगे, और अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो भी मुझे उतने ही नंबर मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन करूंगी तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। सो जब ये मेंबर्स में फीलिंग आ जाती है कि मेरी इंडिविजुअल रिकॉग्निशन नहीं है कोई, या जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं दे रही हूँ वो इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे, इंडिविजुअली इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, तब भी सोशल लोफिंग होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई स्कूल में यूजुअली आजकल ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अगर कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन दी जाती है तो टीचर्स जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट्स के बेसिस पे मैं मार्क्स दूंगी, ताकि बच्चे जो है वो लेड बैक अप्रोच लेके सोशल लोफिंग में ना चले जाए और वो हार्ड वर्क पुट इन करे, ताकि उनको ये फील हो कि हाँ मेरा इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर करता है और ये टास्क मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
थर्ड रीजन कैन बी दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद सम अदर ग्रुप. अगर मैं आज बोलूँ कि आपको एक पीपीटी बनानी है और दूसरी ग्रुप भी एक पीपीटी बना रही है और आप दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि किसने सबसे अच्छी पीपीटी बनाई, और उससे फिर उसको रिवॉर्ड मिलेगा जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा. तो सारे मेंबर्स इक्वल एफर्ट पुट इन करेंगे, उतना ही हार्ड वर्क पुट इन करेंगे जितना वो तब करते जब वो अकेले करते अगर उस पीपीटी को. लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको पीपीटी बना के बेटा सेंड करनी है मेरी ईमेल पे एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू, तो एक मोटिवेशन फिर डिक्रीज हो जाते हैं कि यार कहीं किसी से कंपैरिजन तो होना नहीं है, किसी और ग्रुप के साथ तो मेरे को कंपेयर कर नहीं रहे हैं, सो व्हाई शुड आई वर्क दैट हार्ड अबाउट इट. अनदर रीजन कैन बी इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, हो सकता है टीम मेंबर्स काम करना चाहते हैं, वो हार्ड वर्क पुट इन करना चाहते हैं डिस्पाइट ऑल ऑफ द ऑडिटीज, लेकिन जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके, जो टीम मेंबर्स हैं उनके उनके बीच में कम्युनिकेशन ही सही से नहीं हो रही. कोई सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा कि हमें कैसे करना चाहिए पीपीटी को डिजाइन, क्या क्या कंटेंट डालना चाहिए. नोबडी इज कोऑपरेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग नाइसली. तो उस केस में फिर इंसान जो है पीछे हट जाते हैं कि यार यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, व्हाई शुड आई वर्क हार्ड, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूँ इस चीज में. तो वो चीज भी आ जाती है. And another major reason of social loafing can be belonging to the same group is not important for the member. उस इंडिविजुअल मेंबर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उस ग्रुप का पार्ट होना. और अगर उसको ये फीलिंग आ गई कि मैं तो ग्रुप का, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस ग्रुप का पार्ट रहूं या ना रहूं, उसकी फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स द ग्रुप अगर है ही नहीं, तो वो वैसे ही हार्ड वर्क पुट इन नहीं करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ योर 5 रीजंस ऑफ व्हाई सोशल लोफिंग कैन अकर. अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि सोशल लोफिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सोशल लोफिंग तो एक बड़ी डेंजरस कॉन्सेप्ट है. जैसा सुन के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि यार अगर लेस हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं तो ओवरऑल टास्क का जो क्वालिटी है वो तो डिटीरियोरेट होगा, प्रोडक्टिविटी भी डिटीरियोरेट हो रही है. तो कैसे रिड्यूस करना? अब जो लिमिटेशंस हैं उन्हीं पे काम करके हम सोशल लोफिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. वन, मेक द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफाइबल. ठीक है, लोग सोशल लोफिंग में इसीलिए इंडल्ज कर रहे थे, वन ऑफ द रीजंस वाज कि उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम काउंट नहीं कर रहे. तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं सोशल लोफिंग को? लोगों के इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस काउंट करना शुरू कर दो. ठीक है, इंक्रीज द प्रेशर टू वर्क हार्ड. अगर हम ये प्रेशर इंक्रीज करेंगे कि आपको हार्ड वर्क करना है, तो हम इवेंचुअली का क्या कर रहे हैं, उस टास्क की इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं मेंबर्स के दिमाग में कि ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इट कैन इन्फ्लुएंस योर मार्क्स एज वेल इन केस ऑफ अ स्कूल सिनेरियो, और इसीलिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए. तो हम वो प्रेशर इंक्रीज करें उनके ऊपर हार्ड वर्क करने का. अनदर कैन बी इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द टास्क, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. देन मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. ये टॉपिक ऊपर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है. ठीक है, हर एक इंसान का अगर आप एफर्ट आइडेंटिफाइबल करोगे तो उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली मिली जाएगी. एंड स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस. तो जो एक लिमिटेशन थी कि जिस वजह से सोशल लोफिंग हो सकती थी कि लोगों को बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ही नहीं है इतनी ग्रुप से, उसी लिमिटेशन को हटाते हुए हम सोशल लोफिंग रिड्यूस कर सकते हैं कि लोगों की जो ग्रुप में जो कोहेसिवनेस है यानी कि टुगेदरनेस ऑफ मेंबर्स है, उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. मे बी कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करा दी, अगर ग्रुप मेंबर्स नए हैं तो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज करा दी, ताकि वो आपस में जान पाए एक दूसरे को, वो ग्रुप कोहेसिव बन पाए और लोगों को, मेंबर्स को आपस में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर हो पाए. ठीक है, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना रह जाए और लोग जो है सोशल लोफिंग में ज्यादा इंडल्ज ना करें. सो दिस वॉज योर टॉपिक ऑफ सोशल लोफिंग, जहाँ पे आपको पहले डिफाइन करना है कि सोशल लोफिंग का मतलब क्या है. कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हो टग ऑफ वॉर का, या जो हमने क्लास पीपीटी का एग्जाम्पल डिस्कस किया. फिर ये 5 पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे कि सोशल लोफिंग क्यों होती है, एंड कुछ 5 पॉइंट्स की सोशल लोफिंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. इन पॉइंटर्स के साथ भी आप चाहो तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो अच्छा आंसर फॉर्म करने के लिए. Okay, now we move on to our last topic of today and your 12th class syllabus of term 2, which is your group polarization. तो group polarization क्या होता है? Groups are more likely to take extreme decisions than individuals alone. अब ये चीज I think mostly लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी होगी. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के सिनेरियो में अगर आपको अकेले कोई क्लास बंक करनी है, बंक करना इज अ वेरी बैड थिंग, नहीं करना चाहिए.
इवन तो कभी कभी कर लेना चाहिए, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग द बंक कल्चर एट ऑल, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्लास मिस करनी है किसी टीचर की, आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वो क्लास, बंक करनी है, तो इंडिविजुअली वो डिसीजन लेना आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन आपके 3-4 फ्रेंड्स अगर उठ के बोल दे चल यार चलते हैं, ये तो ऐसा ही होता है वो, तो वो डिसीजन लेना आपके लिए और क्विक हो जाएगा। मे बी आप इंडिविजुअली भी बंक करने चले जाओ, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप नहीं जा सकते, बट वो डिसीजन लेने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और हो सकता है आप ना भी लो वो डिसीजन कि यार अकेले कहाँ जाऊंगी, पकड़ी गई तो ये हो गया वो हो गया। बट जब आपके 3-4 लोग और उठ के, आपके दोस्त लोग बोल देते हैं, आपका एक ग्रुप बन जाता है, तो आप लोग ज्यादा लाइकली हो कि आप कर ही लो बंक, ठीक है। सो ग्रुप पोलराइजेशन यही होता है कि जो ग्रुप्स होती हैं वो एक्सट्रीम डिसीजंस लेने की ज्यादा लाइकली होती है दैन इंडिविजुअल्स। जो रिस्की डिसीजंस होते हैं, एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं, वो ग्रुप्स ज्यादा ले लेती हैं दैन जो एक इंडिविजुअल ले, ठीक है। और ग्रुप का जो भी डिस्कशन हो रहा होता है, जब भी किसी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कस करती है कोई भी बात, तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन होती है उस डिस्कशन पे, मे बी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो किसी चीज को लेके या एक नेगेटिव एटीट्यूड हो किसी चीज को लेके, वो इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुवर्ड्स द एंड और स्ट्रॉन्ग ही होता जाता है। तो सपोज टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्कशन आप सबका एटीट्यूड टुवर्ड्स बंकिंग दैट क्लास वाज पॉजिटिव, आपको लगा हाँ यार कर ही लेना चाहिए, तो इवेंचुअली क्या होता है, सारे ग्रुप मेंबर्स उसी के फेवर में बोलने लगते हैं कि यार वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा, बैठ के भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो क्या फायदा है बैठ के, ऐसे तो टीचर की डिसरिस्पेक्ट होगी अगर हम बैठ के बात नहीं करेंगे तो यू नो एवरीबडी बिगिंस टू पोर इन आर्ग्यूमेंट्स जो उस इनिशियल पोजीशन को ही फेवर कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली आप एकदम अपने मन को श्योर करके बोलो कि हाँ बंक कर ही लेते हैं। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन ग्रुप पोलराइजेशन, कि ग्रुप्स जो है वो ज्यादा रिस्की डिसीजंस ले लेती है, ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेती है दैन एन इंडिविजुअल। एंड सेकेंडली एक ग्रुप की जो इनिशियल पोजीशन होती है रिगार्डिंग अ डिसीजन या रिगार्डिंग समथिंग, वो ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन। व्हाई? बिकॉज हर एक इंसान उसी व्यू पॉइंट के फेवर में अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट इन कर रहा है, उसी इनिशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाई डज ग्रुप पोलराइजेशन अकर? ऐसा क्यों होता है कि ग्रुप्स में हम रिस्की डिसीजंस लेने के ज्यादा चांसेस रखते हैं दैन इंडिविजुअल? वन, in the company of like-minded people you are likely to hear newer arguments which are favoring your viewpoint only. तो वही जो मैंने बंक वाला एग्जांपल दिया कि लाइक माइंडेड लोगों के कंपनी में हो, वही आपके दोस्त हैं, उनका भी मन हो रहा है बंक करने का, तो उन्हीं के लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप है आपका, उसी के ग्रुप में आप रहोगे तो वो लोग भी उसी चीज के फेवर में आर्ग्यूमेंट देंगे, जो चीज आप करना चाह रहे हो, दैट इज बंकिंग दैट क्लास। सो जब आप एक ग्रुप के पार्ट हो, एंड यूजुअली एक ग्रुप में लाइक माइंडेड लोग ही होते हैं, तभी वो ग्रुप बन पाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ लाइक माइंडेड ग्रुप सिनेरियो, तो सारे लोग वही आर्ग्यूमेंट्स पुट इन करते हैं जो आप सुनना चाह रहे हो, जो आपके ऑलरेडी सेट आर्ग्यूमेंट को फेवर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो और एक्सट्रीम डिसीजन जाता है। Another reason can be that when you find others are also favoring my viewpoint, तो आपको लगता है यही सही होगा, ठीक है। जब आपको ऐसी फीलिंग आ जाती है यार सारे लोग तो मेरे को फेवर कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि बंक कर ही लेना चाहिए, ये तो सही चीज है, तो मे बी सही होगा ना, ठीक है आज कर लेते हैं। सो ये चीज आ जाती है, आपको एक फीलिंग ऑफ वैलिडेशन आ जाती है, और इस चीज को बोलते हैं बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट the same thing and supporting your viewpoint, so you get validated by that public and you feel that my viewpoint is right, so many people are supporting me, और यही चीज जो है वो सही है, और चांसेस हो जाते हैं कि ग्रुप पोलराइजेशन हो, ग्रुप के पार्ट होके आप एक्सट्रीम डिसीजंस ले लो, उसको बोलते हैं बैंड वेगन इफेक्ट। एंड अनदर थर्ड रीजन ऑफ व्हाई ग्रुप पोलराइजेशन कैन अकर इज कि जब आप उन लोगों की कंपनी में होते हो जो लाइक माइंडेड हैं, जो आप ही के जैसे व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, तो आप उनको इन ग्रुप समझने लगते हो, यानी कि आप उनको एज अ ग्रुप मेंबर ही समझने लगते हो, ठीक है। इवन दो वो पहली बार आपको मिले हैं, लेकिन वो आपके जैसे व्यू पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वही थॉट्स हैं, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स वही चीजें हैं, तो आप उनके साथ आइडेंटिफाई करने लगते हो, आप एक फीलिंग लाइकिंग उनके लिए शो करना शुरू करते हो, और आप उनके आइडियाज के टूवर्ड्स फिर कंफर्म करना शुरू करते हो कि हाँ यार ये तो अपने टाइप का है, अपने ग्रुप का मेंबर है, ऐसा ही है जैसा हमारे बाकी दोस्त हैं, तो सही बोल रहा होगा, कर लेते हैं हम ये चीज। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो इनिशियल डिसीजन थोड़ा डाबाडोल हो रहा होता है एज एन इंडिविजुअल, फिर उस
दूसरे इंसान के बोलने से और स्ट्रेंथन हो जाते हैं और एज अ ग्रुप आप दोनों एक एक्सट्रीम डिसीजन लेने के एंड तक पहुंच जाते हो. सो सोशल लोफिंग है, ग्रुप पोलराइजेशन है, ये इम्पैक्ट है कि कैसे ग्रुप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है. तो सोशल लोफिंग में कैसे ग्रुप का पार्ट होके इंडिविजुअल जो है वो कामचोरी कर रहा है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है. और ग्रुप पोलराइजेशन में कैसे एक इंडिविजुअल ग्रुप का पार्ट होके ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आके एक्सट्रीम डिसीजन ले रहा है. So with this we have completed your 12th class का term 2 syllabus for your board examinations. I am very relieved to be very honest, क्योंकि मेरे मन में बहुत वक्त से टेंशन चल रहा था कि वन शॉट वीडियोस क्रिएट करने हैं, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए उनको प्रिपेयर करना है पूरे एग्जाम्स के लिए. बट नाउ आई एम रिलीव दैट फाइनली आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो यू नो सॉर्ट ऑफ हैप्पी कि आई वॉज एबल टू कंप्लीट इट इन टाइम. सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियोस जो वन शॉट वीडियोस हैं वो यूजफुल रही हों. एंड अगर आपने पहले वाली वन शॉट वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर 4, 5 एंड 6 की, तो मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच देम. बिगिन बाय वॉचिंग चैप्टर 4, उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है आपकी, उसमें 13 मार्क्स का वो चैप्टर है. एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. बिल्कुल यू नो रिलैक्स होके वहाँ पेपर देना है, जो मन में उस वक्त आ रहा है वो लिखो. साइकोलॉजी तो है ही साइंस हमारे ह्यूमन बिहेवियर की ऑब्जर्व करने की, तो रिलैक्स होके लिखना है. रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स लिखोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आएगा. एंड डोंट वरी मच अबाउट द मार्क्स. आई नो हमारी सोसाइटी मार्क्स पे बहुत फोकस डालती है, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, आप मार्क्स पे इतना फोकस मत करो, आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो. मार्क्स आपके अपने आप आ जाएंगे. एंड रिलैक्स वाइल गिविंग योर एग्जाम्स, ठीक है. अपनी पानी वानी की बॉटल अच्छे से लेके जाना, चेक करना पेन वेन सही है उसमें, इंक है एंड एवरीथिंग. एंड या ऑल द वेरी बेस्ट सब लोगों को. एंड स्टडी वेरी हार्ड. अब जो है मैंने अपनी साइड से तो सिलेबस कंप्लीट कर दिया है. कम्युनिटी टैब में आई थिंक आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग वन सैम्पल पेपर. सीबीएसई ने रिलीज किया था जो सैम्पल पेपर, उसके साथ मार्किंग भी है कि कैसी मार्किंग की जाती है, क्या आंसर आप लिखोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे एंड लाइक दैट. सो वो मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक्स में से जो हमने कवर किए हैं, ठीक है. तो उनसे आप गो थ्रू कीजिए. एंड नाउ इज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है. आपके पास पूरा आपका दिन है सेल्फ स्टडी करने के लिए. एक बार फिर से सारे चैप्टर्स को बस ग्लैंस थ्रू करके रिवाइज करो. टाइम पे सो जाओ रात को, ज़्यादा लेट नाइटर स्टडी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. अगले दिन शांति से उठ के पेपर देने जाओ. बाकी तो मैं कितना ही लेक्चर दे लूँ, आपको करना वही है जो आप करना चाहते हो. सो आई जस्ट विश टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. डू वेल. एंड जब आपके आगे कॉलेजेस हों या जो भी हों, इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक साइकोलॉजी अहेड, then stay connected with Mind Review because this is all about psychology and mental health related videos and information. So till then, have a very good day, all the very best, and bye bye.